अच्छा, अभी जो टॉपिक है हमारे पास वो है कर्ल ऑफ अ वेक्टर एंड स्टोक्स थ्योरम। तो उसको स्टार्ट करने से पहले जो है हम ये एक फार्मूला जो है हमने पहले पढ़ा था, ठीक है। लाइन इंटीग्रल अराउंड क्लोज्ड जो है पाथ, ठीक है। तो लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर ए अराउंड ए क्लोज्ड पाथ एल, ठीक है। तो उसको हम ये भी कह रहे थे कि वो जो है सर्कुलेशन ऑफ वेक्टर फील्ड ए है अराउंड ए क्लोज्ड पाथ एल, ठीक है। तो उसका ये फार्मूला था। अब ये जो फार्मूला है हमारा कर्ल ऑफ वेक्टर ए जब फाइंड करेंगे तो उसमें जो है ये यूज़ होगा। तो कर्ल ऑफ ए जो है एक्शियल और रोटेशनल वेक्टर है, ठीक है। कि वो जो रोटेशनल वेक्टर है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो जो है मैग्नीट्यूड इज़ द मैक्सिमम सर्कुलेशन ऑफ ए पर यूनिट एरिया। कि ये जो वेक्टर फील्ड ए है उसकी जो सर्कुलेशन है पर यूनिट एरिया, तो उसका जो मैग्नीट्यूड बनेगा वही हमारा जो है उस रोटेशनल वेक्टर का जो है मैग्नीट्यूड बनेगा, ठीक है। और जो यूनिट एरिया हम कंसीडर कर रहे हैं वो एरिया इंतहाई छोटी है और हम कह रहे हैं कि एरिया टेंड्स टू ज़ीरो, ठीक है। तो उसको हम जो है एज अ सरफेस कंसीडर कर रहे हैं कि डेल्टा एस टेंड्स टू ज़ीरो, ठीक है। कि मतलब हमने जो है एक बिल्कुल छोटी एरिया कंसीडर की हुई है और उसमें जो है ये जो वेक्टर फील्ड ए है हम ये देख रहे हैं कि उस एरिया पे जो है वो वेक्टर फील्ड कितना कर्ल बना रही है, कितना जो है घूम घूम रही है, कितना जो है वहाँ पे उस एरिया पे, छोटी सी एरिया पे रोटेट कर रही है, ठीक है। अच्छा, अब जो है जो इस रोटेशनल वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी, ठीक है, वो डायरेक्शन जो है नॉर्मल डायरेक्शन ऑफ द एरिया, हुज डायरेक्शन इज़ द नॉर्मल डायरेक्शन ऑफ द एरिया। कि एक्चुअली में जो उस एरिया की डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में जो है हमारे इस जो रोटेशनल वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो भी जो है उसी डायरेक्शन में है। अच्छा, एरिया इज़ ओरिएंटेड टू मेक दी सर्कुलेशन मैक्सिमम। और हम जो है ये जो एरिया कंसीडर कर रहे हैं कि इस हिसाब से कर रहे हैं कि वो जो हमारे पास वेक्टर फील्ड है वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जो है बने और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब हमें वहाँ पे रोटेशन मिले। कि मैथमेटिकली ये होगा कि जो हमारे पास जो रोटेशनल वेक्टर बन रहा है तो उसकी जो डायरेक्शन बनेगी तो वो बननी चाहिए इन दी डायरेक्शन ऑफ जो हमने एरिया सरफेस जो कंसिडर किया हुआ है या जो एरिया कंसिडर की हुई है जो उसकी डायरेक्शन है वही जो है हमारे रोटेशनल वेक्टर की डायरेक्शन होगी। तो फिर तभी जो है हमारी सर्कुलेशन जो है मैक्सिमम होगी उस वक्त, ठीक है। और उस डायरेक्शन को जो है हमने रोटेशनल वेक्टर की डायरेक्शन को हमने ए एन से शो किया हुआ है, ठीक है। तो ये वही फार्मूला है जो यहाँ पे हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक है। कि मैक्सिमम जो है सर्कुलेशन ऑफ ए पर यूनिट एरिया। तो हम जो है यहाँ से सर्कुलेशन वेक्टर फील्ड ए की फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लाइन इंटीग्रल। अच्छा, अब यहाँ पे जो है जो ये एरिया है और यहाँ पे हमारे पास जो ये क्लोज्ड पाथ है इनके दरमियान एक रिलेशनशिप ये है कि जो ये क्लोज्ड पाथ बन रहा है वही जो है हम यहाँ पे मतलब कह रहे हैं कि वो जो कर्व बन रहा है एल से तो वो स्मॉल एरिया जो है उसके अंदर है, ठीक है।
अच्छा, अब रोटेशनल वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो हम जो है राइट हैंड रूल के हेल्प से ही जो है फाइंड आउट करेंगे कि जो हमारी फिंगर्स हैं वो अगर राइट हैंड की हम अगर फिंगर्स देखें तो वो हमारे अगर फील्ड के कर्ल वाली डायरेक्शन में जा रही हैं तो फिर थंब जो है हमारा वो रोटेशनल वेक्टर की जो है डायरेक्शन को शो करेगा। अच्छा, अब जो है हम यहाँ पे ये एक्सप्रेशन जो है कर्ल ऑफ ए फाइंड करने के लिए कंसिडर कर रहे हैं कि हमारे पास जो है डिफरेंशियल एरिया है इन दी वाई जी प्लेन। तो ये हम यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं कि ये हमारे पास वाई जी प्लेन है, ठीक है। अब उसमें जो है हमने यहाँ पे कुछ जो है डिफरेंशियल जो है एरिया कंसिडर की हुई है कि वाई में यहाँ पे चेंज आ रही है डी वाई और जेड एक्सिस में चेंज आ रही है हमारे पास डी जेड, ठीक है। और इसके एरिया के अंदर जो है हमने एक पॉइंट भी कंसिडर की हुई है और यहाँ पे हमने जो पाथ कंसिडर किया हुआ है वो ए टू बी, बी टू सी टू डी और फिर डी टू ए के, मतलब वो जो हमारे पास है वो एक पाथ जो है हमारे पास वो जो है क्लोज्ड कर्व है, ठीक है। और उस क्लोज्ड कर्व के अंदर जो है या मतलब जो एरिया बन रही है फिर ये क्लोज्ड कर्व जो है उसको सराउंड कर रहा है। तो अब यहाँ पे जो है अगर हम लाइन इंटीग्रल परफॉर्म करना चाहें तो फिर हम जो है लाइन इंटीग्रल जो है सेगमेंट्स में परफॉर्म करेंगे कि पाथ हम कंसिडर कर रहे हैं ए बी फिर बी सी फिर सी डी फिर डी ए और फिर इन सबको जो है हम एंड में सम करेंगे, ठीक है। अगेन अब जो है हम प्रोसीजर वही है जो हमने डाइवर्जेंस में यूज़ किया है कि अब यहाँ पे अगेन हम जो है टेलर सीरीज़ यूज़ करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो है इस फिगर में हम देख सकते हैं कि अगर पाथ ए और बी कंसिडर कर रहे हैं तो यहाँ पे वाई चेंज हो रही है, तो फिर हम जो है टेलर सीरीज़ जो कंसिडर करेंगे उसमें एक्सपेंड जो है ए वाई कंपोनेंट को करेंगे। तो अब वहाँ पे जो हमने टेलर सीरीज़ यूज़ की थी वो हमने 3 डायमेंशनल जो है एक्सपेंशन की थी। अभी यहाँ पे जो है हम वो वाली एक्सपेंशन नहीं यूज़ कर रहे, थोड़ी ये जो है उससे डिफरेंट है। ये एक्सपेंशन वही है लेकिन यहाँ पे जो है हमने हायर ऑर्डर टर्म्स ऑलरेडी जो है नेगलेक्ट कर दिए हैं और यहाँ पे जो है पार्शियल डेरिवेटिव थोड़ा जो है डिफरेंट लिया है हमने। अच्छा, अब ये जो पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट जो है जी हमने कंसिडर किया है और कंपोनेंट हमने ए वाई कंसिडर किया है, तो ये हम इसलिए ये वाला टर्म यूज़ कर रहे हैं क्योंकि अभी हम यहाँ पे कर्ल फाइंड आउट कर रहे हैं और डाइवर्जेंस में हमने जो है अगर यहाँ पे जो है कंपोनेंट ए एक्स था तो हम जो है डिफरेंट पार्शियल डेरिवेटिव भी जो है विद रिस्पेक्ट एक्स कर रहे थे। अभी यहाँ पे कर्ल है तो कर्ल की वजह से जो है हम यहाँ पे एक्सिस चेंज कर रहे हैं कि अगर जेड में चेंज आ रही है मतलब ए वाई में कितनी चेंज आ रही है विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन जेड, तो वही तो हमें जो है एक किस्म की कर्ल की इंफॉर्मेशन देगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है हमने जो ए बी पाथ कंसिडर किया है उससे ये हमें इक्वेशन मिली है और फिर जो है जब बी सी पाथ हमने कंसिडर किया है तो फिर हमने यहाँ पे जो है ये इक्वेशन ऑब्टेन की है, सही है। अब ये इक्वेशन सारी वैसी की वैसी ही हैं जैसे हमने डाइवर्जेंस वाले लेक्चर में की हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक और बात है कि मतलब हम जो है क्योंकि जो हमने सरफेस अभी जो हमने ये जो पाथ कंसिडर किया है ए बी कंसिडर किया है और इस ए बी पाथ पे जो है हमारे पास जेड कांस्टेंट है, तो फिर वो हम जो है जेड की यहाँ पे वैल्यू निकाल रहे हैं कि जेड इज़ इक्वल टू जेड नॉट माइनस डी जेड बाई टू। और ये पॉइंट जो है हमें यहाँ पे गिवन है कि ये पॉइंट यहाँ पे सेंटर पे, और अगर हमें ये यहाँ पे इस लाइन पे जेड की वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो टोटल डी जेड है ये है, ठीक है। तो आधी आधी जो है हम जो है पॉइंट पी से नीचे कंसिडर कर रहे हैं और आधी जो है ऊपर कंसिडर कर रहे हैं। तो पॉइंट पी पे जो वैल्यू है उसमें से अगर हम आधी डी जेड सब्ट्रैक्ट कर लें तो फिर हमें जो है यहाँ पे
z का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो हम यही कर रहे हैं यहाँ पे कि पॉइंट P पे जो है हमारी वैल्यू जो है z की, z नॉट है, उसमें से जो है आधी dz हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हमें फिर z की वैल्यू मिल रही है इस लाइन पे, AB लाइन पे, जो कि हमने यहाँ पे जो है डायरेक्टली लिख दी है। ये हमारे पास z माइनस z नॉट की वैल्यू है, जो कि हमारे पास है माइनस dz/2। ठीक है, तो इसी तरह ये इक्वेशन भी आ जाएगी हमारे पास। और फिर हमारे पास जो है, अच्छा यहाँ पे जो है ये कह रहा है कि जो हम कर्ल फाइंड आउट कर रहे हैं उसको हम कर्ल ऑफ ए भी कहते हैं और रोट 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 ऑफ ए भी कहते हैं, रोट ए। ठीक है, तो क्योंकि ये एक्चुअली में रोटेशनल नेचर हम फाइंड आउट कर रहे हैं फील्ड ए की। ठीक है, तो उसको हम कर्ल ए भी कहते हैं और रोट ए भी कहते हैं। तो रोट जो है एक्चुअली में रोटेशनल नेचर की वजह से हम कह रहे हैं। तो जब ये सारे पाथ, सब पाथ पे जो है हम लाइन इंटीग्रल फाइंड आउट कर लेंगे, तो उनको जो है हम सम करेंगे। तो जब हम सम करेंगे तो फिर हमारे पास जो वैल्यू आएगी उसमें हमारे पास जो है जो भी वैल्यू आएगी उसको फिर हम जो है डेल्टा एस के साथ डिवाइड कर देंगे। ठीक है, डेल्टा एस के साथ डिवाइड कर देंगे तो फिर हमारे पास जो है इस तरह की वैल्यू आ रही है। अच्छा, अब ये जो है ये कह रहा है कि ये जो है अभी कर्ल ऑफ ए जो है ये कंप्लीट नहीं है। ठीक है, ये कर्ल ऑफ ए है। ठीक है, और ये जो है सिर्फ जो है उसका जो है एक्स कंपोनेंट है। ये क्यों जो है एक्स कंपोनेंट है? सिर्फ क्योंकि हमने जो सरफेस कंसीडर किया है वो सिर्फ हमने जो है वाई जेड प्लेन में कंसीडर किया है। इसी तरह फिर अगर हम वाई कंपोनेंट फाइंड आउट करना चाहते हैं तो फिर हम सरफेस जो है एक्स जेड प्लेन में कंसीडर करेंगे। और फिर अगर हम जो है जेड कंपोनेंट फाइंड आउट करना चाहते हैं तो फिर एक्स वाई प्लेन में जो है हम ये सरफेस कंसीडर करके ये इसी तरह जो है सारी हम कैलकुलेशन करेंगे। फिर हम जो है वाई कंपोनेंट भी फाइंड आउट करेंगे और जेड कंपोनेंट भी फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो है जब हमारे पास ये तीनों कंपोनेंट आ जाएंगे तो वो एक्चुअली में हो जाएगा हमारे पास, मतलब एक किस्म की जो है उससे डेफिनेशन बन रही है हमारे पास कर्ल ऑफ ए की। ठीक है, तो अब इन सब चीज़ों को अगर हम मिला के देखें तो हमारे पास जो है, अगर हम इन तीनों को जो है डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखें तो तब भी जो है हमें यही जो है चीज़ें मिलेंगी कि एक्चुअली में अगर हमारे पास एक्स कंपोनेंट की ये वैल्यू है और वाई कंपोनेंट की ये वाली वैल्यू है और जेड कंपोनेंट की ये वाली वैल्यू है, तो ये जब हमने एक इक्वेशन के फॉर्म में रखी है तो ये इक्वेशन हमें कब मिलती है? जब हम ये जो है डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं। तो इसको हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखें या फिर इसी तरह डायरेक्ट लिखें तो एक्चुअली में हमें जो है कर्ल ऑफ ए मिलेगा। ये चीज़ें भी जो है हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं कि फिर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में इनको जो है रिप्रेजेंट करना है और फिर जो है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में हमें जो है इसको रिप्रेजेंट करना है। तो ये अब जो है बुक में से जो है देख सकते हैं और इतना जो है मुश्किल नहीं है, सिर्फ जो है इफ़ेक्ट है। इफ़ेक्ट हमें जो है ऐड करना है। जैसे जहाँ पे भी मतलब थीटा के हिसाब से अगर आर्क बन रही है तो फिर हमें वो इफ़ेक्ट सिर्फ कंसीडर करना है, बाकी इक्वेशंस इतनी मुश्किल नहीं है, वही है। और अब यहाँ पे हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कर्ल की कि अगर हम दो वेक्टर फील्ड्स को ऐड करके बाद में कर्ल फाइंड आउट करें या फिर अलग अलग से कर्ल फाइंड आउट करें तो रिज़ल्ट सेम है। और यहाँ पे जो है अगर हम जो है दो वेक्टर्स का जो है अगर क्रॉस प्रोडक्ट
फाइंड आउट करके फिर उसके बाद कर्ल फाइंड आउट करें, तो वो जो है हम इस जो है पूरी इक्वेशन को अगर सॉल्व करें तो उसके बराबर होगा। या फिर जो अगर कहीं पे जो है ये पूरी इक्वेशन मिली हुई है तो हम उसको जो है रिड्यूस कर सकते हैं कि दोनों वेक्टर्स का जो है क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करके फिर जो है हम उस पर कर्ल ऑपरेशन परफॉर्म कर दें। इसी तरह फिर हमारे पास स्केलर फील्ड v है और वेक्टर फील्ड a है। अगर इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करें और फिर कर्ल फाइंड आउट करें तो वो बराबर होगा कि अगर हम जो है हमारे पास जो है एडिशन ऑफ जो है कर्ल ऑफ ए उसको फिर मल्टीप्लाई करें वेक्टर फील्ड से, और इधर जो है जो चीज़ ऐड कर रहे हैं उसमें जो है हम जो है ग्रेडियंट ऑफ v फाइंड आउट करके फिर जो है हम उसका क्रॉस प्रोडक्ट करें a के साथ। अच्छा, अगर ये चीज़ हम सॉल्व करेंगे कि कर्ल ऑफ ए फाइंड आउट करें फिर जो है हम उसका डाइवर्जेंस फाइंड आउट करें तो वो जो है हमें ज़ीरो मिलेगा। तो ये आप लोगों को खुद भी जो है ये करके देखना है। और इसी तरह दूसरा जो है हमारे पास 6th नंबर पे जो प्रॉपर्टी है उसमें जो है अगर हम जो है ग्रेडियंट ऑफ v फाइंड आउट कर रहे हैं और फिर जो है उसका कर्ल फाइंड आउट कर रहे हैं तो वो भी जो है हमें ज़ीरो मिलेगा। और अगर हम जो है यहाँ पे ये जो है कर रहे हैं कि जो है कर्ल ऑफ जो है हम फाइंड आउट करें डेल ऑपरेटर का या फिर जो है डेल ऑपरेटर की जो है आपस में क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करें तो वो हमें जो है ज़ीरो मिल रही है। इसी तरह अगर आपको ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ देखनी है तो फिर अपेंडिक्स जो है A.10 में जा सकते हैं। अच्छा, अब जो कर्ल है वो हमें जो है प्रोवाइड कर रही है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द सर्कुलेशन। ठीक है कि सर्कुलेशन ऑफ द फील्ड पर यूनिट एरिया। ठीक है, या फिर इसको जो है हम सर्कुलेशन डेंसिटी भी कह सकते हैं कि मतलब वो उस जो एरिया में जो यूनिट एरिया हमने कंसिडर किए कि वहाँ पे उस फील्ड की जो है सर्कुलेशन कितनी है। और फिर क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो फिर हमारे पास जो वेक्टर बनेगा उसकी जो है कुछ ना कुछ डायरेक्शन भी होगी। तो किसी भी मतलब पॉइंट P पे जो है ठीक है हमारी जो वेक्टर फील्ड A है वो कितनी जो है सर्कुलेट कर रही है, तो इसी को जो है हम कर्ल कहते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ हमारे पास फिगर्स भी हैं। ठीक है, और जो है पॉइंट P भी है, तो यहाँ पे जो है हम ग्राफिकली भी देख सकते हैं कि एक्चुअली में कर्ल यहाँ पे क्या है। अब यहाँ पे जो है यहाँ पे जो है अगर हम जो है अपनी फिंगर्स को जो है इस वेक्टर फील्ड के डायरेक्शन में रखें, ठीक है, तो थंब जो है हमारा हमारी तरफ जो है पॉइंट करेगा। ठीक है, तो वही जो है डायरेक्शन होगी हमारी कर्ल की, जो कर्ल वेक्टर हमारे पास बनेगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जो है फील्ड बिल्कुल भी कर्ल नहीं कर रही, यहाँ पे जो वेक्टर्स हैं बिल्कुल सीधे जा रहे हैं, तो यहाँ पे जो है हमारे पास इस फिगर बी में जो है कर्ल ज़ीरो है और फिगर ए में जो है हमारी कर्ल जो है आउट ऑफ दी पेज है टुवर्ड्स जो है आवर फेस। अच्छा, अभी जो है हम स्टोक्स थ्योरम देखेंगे कि वो क्या है। तो स्टोक्स थ्योरम में जो है हमारे पास ये जो इक्वेशन है वो जो है सिमिलर ही होगी। तो अब इसमें भी जो है जो लेंथ और सरफेस है उसमें रिलेशनशिप है, जिस तरह पहले हमारे पास
सरफेस और वॉल्यूम में रिलेशनशिप था कि हमारा जो सरफेस था वो क्लोज्ड सरफेस था वो, और वो एक वॉल्यूम बना रहा। तो अभी यहाँ पे जो है हमारे पास ये जो क्लोज्ड पाथ है वो एक्चुअली में ये सरफेस बना रहा है। तो इस पाथ पे जो है हम वेक्टर जो है डी एल कंसिडर कर रहे हैं, और जो है इसी जो है सरफेस के अंदर जो है हम एक जो है डी एस वेक्टर कंसिडर कर रहे हैं, जो कि मतलब इस स्मॉल एरिया पे जो है परपेंडिकुलर है। तो कह रहे हैं कि जो हमने जो अभी इक्वेशन देखी थी कर्ल की, ठीक है, तो उसमें से हम फिर जो है ये वाली इक्वेशन जो स्टोक्स थ्योरम है ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सिंपली फ़र्क क्या है कि जो इक्वेशन 3.45 थी उसमें जो है हम यहाँ पे लाइन इंटीग्रल को जो है डिवाइड कर रहे थे स्मॉल जो है सरफेस के साथ, यूनिट सरफेस के साथ, ठीक है। तो वो यहाँ पे हमने ख़त्म करके जो है फिर यहाँ पे जो है दूसरी साइड पे सरफेस इंटीग्रल लिया हुआ है। तो फिर जो है यहाँ पे देखा जाए तो स्टोक्स थ्योरम ये कह रहा है कि जो सर्कुलेशन ऑफ वेक्टर फील्ड ए है अराउंड अ क्लोज्ड पाथ एल, ठीक है, तो वो जो है बराबर है सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल ऑफ वेक्टर फील्ड ए, ठीक है। और लेकिन यहाँ पे जो है इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये सरफेस जो है, ठीक है, ये सरफेस जो है बाउंडेड बाय जो है क्लोज्ड पाथ एल है। अच्छा, अब स्टोक्स थ्योरम के जो है प्रूफ के लिए यहाँ पे जो हमारे पास जो सरफेस है उसको जो है हमने सेल्स में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है, और फिर जो है इनके अराउंड जो है हमने एक पाथ कंसीडर किया हुआ है, ठीक है। तो ये स्मॉल सरफेसेस हैं, और जो है हमारे पास ये अब स्मॉल जो है पाथ है, क्लोज्ड पाथ है, ठीक है। अब इसमें जो है अब अगर एक सेल को कंपेयर किया जाए एडजेसेंट सेल के साथ, तो एक सेल की जो है फील्ड इस पाथ पे इन हो रही है, तो दूसरे पाथ से जो है दूसरे सेल की जो है फील्ड वहाँ पे जो है दूसरी डायरेक्शन में जा रही है। तो ये आपस में ये इंटरनल सारी जो है सारी की सारी जो है फील्ड्स फिर कैंसिल हो जाएंगी, बाकी फिर एक्चुअली में हमें बचेगी वही आउटर लाइन, ठीक है। तो फिर इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो ये लाइन इंटीग्रल है वो बराबर है, अगर हम जो है फिर उस सरफेस को डिवाइड कर रहे हैं और फिर हमारे पास जो है छोटे छोटे जो है क्लोज्ड पाथ्स हैं, ठीक है, और फिर हम लाइन इंटीग्रल फाइंड आउट कर रहे हैं, तो ये जो है आपस में इक्वल होंगे, ठीक है, क्योंकि जो अंदर पाथ्स हैं, ठीक है, तो वहाँ पे जो है फील्ड हमारी जो है कैंसिल हो रही है। अच्छा, अब जो है इसी को जो है हम अगर डेल्टा इस सब के साथ डिवाइड भी करें और मल्टीप्लाई भी करें, तो फिर हमें जो ये चीज़ मिल जाएगी वो एक्चुअली में हमारे पास बराबर है कर्ल ऑफ वेक्टर ए। और फिर इस समेशन की वजह से और इस डेल्टा इस सब के की वजह से अगर हम जो है यहाँ पे समेशन को इंटीग्रेशन में चेंज करें, तो वो एक जो है सरफेस इंटीग्रल बन जाएगा, और फिर ये जो है हमारे पास स्टोक्स थ्योरम आ जाएगा यहाँ पे। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे है कि जो हमने डाइवर्जेंस थ्योरम पढ़ा था वो रिलेट कर रहा था सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल के साथ, और स्टोक्स थ्योरम जो है रिलेट कर रहा है लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल के साथ। अभी हमारे पास न्यूमेरिकल है, ठीक है, कि हमें जो है कर्ल फाइंड करना है वेक्टर फील्ड का,
और वेक्टर फील्ड्स वही कंसिडर करनी है जो हमने डाइवर्जेंस वाले एग्जांपल में कंसिडर किए हैं। तो अब ये भी जो है बहुत ही आसान जो है न्यूमेरिकल हैं, सिर्फ हमें जो है सिंपल पार्शियल डेरिवेटिव आना चाहिए। तो हम फार्मूलाज जो है उठाएंगे, ठीक है, जो अभी हमने जो है देखे थे। तो ये जो है फार्मूला है हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, और हम जो है फिर जो वेक्टर फील्ड पी जेड है, मतलब वेक्टर फील्ड पी है, उसका जो है पी जेड कंपोनेंट उठाएंगे और पी वाई कंपोनेंट उठाएंगे और पी एक्स कंपोनेंट उठाएंगे और यहाँ पे मतलब वो रखेंगे और सिंपली पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे। तो फिर हमारे पास जो है कर्ल ऑफ वेक्टर फील्ड पी आ जाएगा। इसी तरह फिर जो है हमारे पास कर्ल ऑफ वेक्टर फील्ड क्यू आ जाएगा, ठीक है। कोऑर्डिनेट सिस्टम सिर्फ चेंज है, ए बी और सी में जो है कोऑर्डिनेट सिस्टम सिर्फ चेंज है, और इसीलिए तीनों में फार्मूला जो है मुख्तलिफ है। तो फिर हमें जो है कर्ल मिल गया यहाँ पे, और उसके बाद हमारे पास जो है प्रॉब्लम नंबर 3.9 है। अब इस न्यूमेरिकल में हमारे पास जो है वेक्टर फील्ड गिवन है, ठीक है। हमें जो है लाइन इंटीग्रल फाइंड आउट करना है, और उसके लिए हमारे पास जो है पाथ, क्लोज्ड पाथ गिवन है, ठीक है। अब वो जब हम फाइंड आउट कर लेंगे तो फिर हमें कह रहा है कि वो स्टोक थ्योरम से वेरीफाई भी करें, क्योंकि ये स्टोक थ्योरम की जो है लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड पे जो है हमें कर्ल ऑफ जो है ए मिला हुआ है, और उसकी जो है हमें सरफेस इंटीग्रल फाइंड आउट करनी है। तो अब ये जो लाइन इंटीग्रल हम फाइंड आउट करेंगे, इसमें जो है जो पाथ है उसको हमने डिवाइड किया हुआ है सेगमेंट्स में। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास जो है 4 पाथ हैं, ए टू बी टू सी टू डी और डी टू ए, ठीक है। वही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमें जो है इंटीग्रेशन फिर इन सेगमेंट्स में परफॉर्म करनी है, और फिर जो है हम सबको जो है जो रिज़ल्ट्स आएंगे सारे हम यहाँ पे सम करेंगे। तो फिर वो हमारा जो होगा लाइन इंटीग्रल अराउंड जो है अराउंड क्लोज्ड पाथ हो जाएगा। और अब जो है हम अगर सेगमेंट ए बी कंसिडर करें, तो सेगमेंट ए बी में जो है हमारे पास जो रो की वैल्यू है वो यहाँ पे देखें 2 है, ठीक है। और एंगल जो चेंज हो रही है वो 60 डिग्री से 30 डिग्री को चेंज हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे जो है हमारे पास जो हमारे पास एक्सिस जो चेंज हो रही है वो फाई चेंज हो रही है 30 से 60 डिग्री। हमारे पास रो भी कांस्टेंट है और जी भी कांस्टेंट है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है हमारे पास जो डिफरेंशियल जो वेक्टर बन रहा है, डिफरेंशियल लेंथ वाला वेक्टर बन रहा है, उसमें जो है हमारे पास रो डी फाई इन द डायरेक्शन ऑफ ए फाई, ठीक है, कि चेंज हमारी जो है फाई डायरेक्शन में आ रही है। तो फाई की वैल्यू हमारी चेंज हो रही है 60 डिग्री से 30 डिग्री की तरफ। तो अब जो हमारे पास जो वेक्टर है उसमें हम ए फाई का कंपोनेंट देखें वो क्या है। वो ए फाई का जो कंपोनेंट है हमारे पास वो है साइन फाई, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखना चाहें तो ए फाई का जो कंपोनेंट है वो साइन फाई है, ठीक है। मतलब ए फाई डायरेक्शन में हमारे पास कंपोनेंट जो वेक्टर फील्ड का है वो साइन फाई है। वो यहाँ से उठाएंगे, वो इसलिए उठाएंगे क्योंकि हमारे पास फार्मूला में डॉट प्रोडक्ट है, तो कंपोनेंट की वैल्यूज़ हम मल्टीप्लाई करते हैं। अब सिंपल इंटीग्रेशन है, सिंपल लिमिट्स पुट करेंगे ये आ जाएगा। इसी तरह फिर हमारे पास बी सी पाथ है, उसमें जो है हमारे पास बी सी पाथ में अगर देखा जाए तो हमारे पास ये पाथ है बी और सी, ठीक है। अब इसमें क्या चेंज हो रहा है, इसमें हमारा जो है रो चेंज हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो है हम मूव कर रहे हैं बी से सी की तरफ, और वैल्यू चेंज हो रहा है रो का, ठीक है। और यहाँ पे जो फाई है वो 30 डिग्री है, और जेड का भी जो है यहाँ पे
कोई चेंज नहीं है, जेड एक्सिस में भी जो है कोई चीज़ चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, तो अब सिंपली जो है इस पाथ के लिए हमारे पास जो डिफरेंशियल लेंथ का जो वेक्टर बनेगा वो डी रो, ए रो बनेगा, वो हमने यहाँ पे रखा है कंपोनेंट डी रो, और ये जो है वैल्यू हमने वेक्टर फील्ड से उठाई है रो cos फाई इन द डायरेक्शन ऑफ रो। देख लेते हैं, ये रो cos फाई इन द डायरेक्शन ऑफ ए रो। ठीक है, तो वो हमने यहाँ पे उठा के रख दी है। अब सिंपल इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू रो करेंगे तो cos फाई कांस्टेंट है और फाई की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है यहाँ पे इस सेगमेंट के लिए, वो 30 डिग्री है। बाकी रो स्क्वायर अपॉन 2 इंटीग्रेशन है और लिमिट पुट करेंगे। ठीक है, अब इसी तरह सी डी पाथ वैसा ही है जैसा हमारे पास ए बी पाथ था, सिर्फ डायरेक्शन का फ़र्क है। तो डायरेक्शन की वजह से लिमिट हमारी अब जो है 30 to 60 होगी, पहले हमारी 60 to 30 थी। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें सेम है। और फिर जब हम डी टू ए मूव करेंगे तो ये वैसा ही होगा जैसे हमने बी टू सी मूव किया है, लेकिन सिर्फ जो है हमारे पास लिमिट जो है चेंज हो जाएगी, अब 5 to 2 हो जाएगी, पहले हमारे पास थी 2 to 5। तो बाकी हर चीज़ सेम है, सिर्फ इंटीग्रेशन करनी है, लिमिट्स पुट करनी है। तो चारों रिजल्ट्स हमारे पास आ गए हैं, चारों को जो है हम सम करेंगे तो हमारे पास जो है लाइन इंटीग्रल की जो है अलॉन्ग दी क्लोज्ड पाथ एल वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब स्टोक्स थ्योरम में जो है हमारे पास जो ये वाली साइड है ये सॉल्व करनी है, तो उसके लिए हमने फिर जो है फार्मूला रखा है वही जो कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास सर्कुलर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो उसका फार्मूला हमने रखा है। ठीक है, तो अब इसमें जो है ये कुछ जो है हमें पार्शियल डेरिवेटिव्स सॉल्व करने हैं, तो फिर हमारे पास जो है कुछ चीज़ें जो है ख़त्म हो जाएंगी, बाकी जो है हमारे पास ये एक चीज़ जो है बच रही है। ठीक है, अब जो है हमें क्या करना है कि ये जो चीज़ बच गई है, ठीक है, जो कर्ल ऑफ ए हमने फाइंड आउट किया है वो एक्चुअली में फिर उसका जो है हमें सरफेस इंटीग्रल भी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सरफेस इंटीग्रल, अब ये सरफेस भी वही हमें कंसिडर करना है जो हमने लाइन इंटीग्रल में जो है क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल में यूज़ किया है। तो वहाँ पे अगर हम सरफेस देखें तो जेड एक्सिस में कोई चेंज नहीं आ रही है, रो में चेंज आ रही है 2 to 5 और 5 में चेंज आ रही है 30 to 60 डिग्री। तो वो हमने फिर यहाँ पे जो है जो भी हमारे पास रिज़ल्ट आ गया है वो हमने यहाँ पे कर्ल ऑफ ए का जो है यहाँ पे रिज़ल्ट रखा है, और सरफेस में जो है हमारे पास जो चेंज हो रही है वो फाई डायरेक्शन में हो रही है और रो डायरेक्शन में हो रही है। तो फिर फाई में जो है हमने रो फाई कर दिया है और बाकी जो है हमने रो डी रो जो है हमने रखा है। तो अब सिंपल इंटीग्रेशन सॉल्व करनी है और जब रिज़ल्ट आएगा तो वो एक्चुअली में 4.92 4.941 वही है जो हमारे पास पहले आ रहा था 4.91। तो ये भी जो है हमारा प्रूव हो गया। ठीक है, और ये हमें प्रूव करना है कि कर्ल ऑफ वेक्टर ए अगर हम फाइंड आउट करें फिर उसका जो है हम डाइवर्जेंस जो है फाइंड आउट करें तो वो हमें जो है 0 मिलेगा। तो अब जो है यहाँ पे हमें जो है कोई वेक्टर फील्ड वगैरह जो है नहीं मिली हुई है। ठीक है, तो हम जस्ट सपोज कर रहे हैं कि जो है हमें जो वेक्टर है उसके जो है कंपोनेंट्स जो हैं ए एक्स हैं, ए वाई हैं और ए जेड हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम कर्ल फाइंड आउट कर रहे हैं, कर्ल ऑफ ए, तो उसके लिए हमें ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अब डिटर्मिनेंट का जो है हमने यहाँ पे वो फार्मूला रखा है, या सिंपली उसको सॉल्व करेंगे तो तब भी यही चीज़ आएगी।
ठीक है। अब जो है डॉट प्रोडक्ट जब करेंगे, ठीक है, जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो फिर हमारे पास जो पार्शियल डेरिवेटिव है फिर उसकी जो डिग्री है वो जो है 2 हो जाएगी, और नीचे जो है पार्शियल डेरिवेटिव जहाँ पे सेम होगा तो वो तो स्क्वायर बन सकता है, लेकिन अगर मतलब उसमें भी जो है अगर यहाँ पे डॉ वाई और डॉ वाई होता तो डॉ वाई स्क्वायर हम कर देते, लेकिन नहीं है तो फिर हम जो है अलग अलग रख सकते हैं। ठीक है, अब ये सारे हमारे पास टर्म्स आ गए हैं। अब इनमें जो है हम जो है ये हमें ये पता है कि अगर जो है हम सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं तो फिर उसमें हमें ये पता है कि अगर हमारे पास इस तरह की सिचुएशन है कि हम जो है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ ए जी फाइंड आउट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स और वाई, ये करें, या फिर जो है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ ए जी फाइंड आउट करें विद रिस्पेक्ट टू वाई वाई और एक्स, मतलब जो है पहले पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करें या वाई करें तो कोई फ़र्क यहाँ पे नहीं पड़ रहा, फिर जो है इस तरह की जो टर्म्स हैं वो कट जाएंगे। तो हमारे पास फिर रिज़ल्ट जो है ज़ीरो आ रहा है।